हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 17 दिसंबर 2023 को द्वितीय पेपर का जो परीक्षा हुआ था उसके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कट ऑफ मार्क्स सभी वर्गों के लिए चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी से मेंस के लिए तैयारी अभी से जारी कर देना चाहिए। पहले हम चर्चा करते हैं कि जो अभी परीक्षा हुआ था उसमें आपका कट मार्क्स कितना है। ठीक, ये पूर्व परीक्षा पर हम यह कट ऑफ मार्क्स निकाले हुए हैं, और जिसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें अनरिजर्व में जो महिला पुरुष का 138 और महिला का 126, इसमें आप 10 नंबर प्लस ऐड कर लीजिए, यानी 148 और 127। ये जनरल कैटेगरी का। अनुसूचित जाति में जो पुरुष हैं 122 और 110 है, इसमें भी आप 10 नंबर ऐड कर लीजिए, यानी अनुसूचित जाति पुरुष के लिए 132 और महिला के लिए 120। अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 120 और महिला के लिए 110, यानी इसमें हम 10 नंबरों का इजाफा कर रहे हैं। ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 132 में प्लस ऐड कर दीजिए, 142 हो गया। और महिला के लिए 118 है, तो इसमें भी प्लस 10 नंबर कर लीजिए, तो 128 हो गया। इसमें सभी की सूची दिया गया है, जिसे आप देख लें। और इसमें जो परीक्षार्थी एक्स सर्विसमैन है उसके लिए अनरिजर्व के लिए 80 है, तो इसमें आप प्लस 20 कर लीजिए, यानी 100। और एससी के लिए 80, एसटी के लिए भी इसमें 20 ऐड कर लीजिए, यानी 70। ओबीसी के लिए भी 70 के लमसम, एक आध 2 नंबर इधर उधर हो सकता है। अगर आपका इतना नंबर आता है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। अभी हम द्वितीय पेपर का आंसर बताएंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। ये सेकंड पेपर है, जिसे परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक लिखे, और इस अनुक्रमांक को हम छिपा दिए हैं। पेज 32 है। ये सेट ए का प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, तो इसका उत्तर होगा 400, और इसका सूत्र है n स्क्वायर, यानी 20 गुणित 20 यानी 400 हो गया। अगला प्रश्न है 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक 4 में न केवल पूर्णतः विभाजित होती है, बल्कि उनमें 4 एक अंक के रूप में ही आता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 7 होगा। अगला प्रश्न है यदि 2 संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो वे संख्याएं होंगी।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 एवं 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पाई चार्टों में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। यदि भोजन पर कुल 4800 का व्यय होता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1600। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राम अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1500 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 27 है। तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इसका उत्तर होगा 30। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। अब प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें 36, 72, 49, 45, 60, 33, 52, 61 और 72 है। तो इसको पहले हम कम अंकों से बढ़ते अंक में सजाएंगे, फिर दोनों साइड से हम गोला लगाते जाएंगे, तो बीच में आपका बचेगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 52, यानी इसका उत्तर क्या होगा 52। प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं 9 में। इसमें लिखा है निम्नलिखित को उनके परिमाण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जब हम सभी को पहले काट लेंगे, तो काटने के बाद जैसे 5/7 को हम काटेंगे तो ये आएगा 0.71। 3/4 को जब काटेंगे तो इसका आएगा 0.75। अब 5/6 को जब काटेंगे हम तो इसका आएगा 0.83। 8/9 को जब हम काटेंगे तो इसका आएगा 0.88। अब इसको हम प्रश्न में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट नंबर में ये 4 हो जाएगा, तो इसको हम 1 कर देंगे। फिर ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 10 में दिया है 4.359, इसको हम इस सूत्र से हल करेंगे। ये ए के जगह पे 4.359 लिखेंगे, तो यानी ए स्क्वायर, और ये बी के जगह पे इसको लिखेंगे तो बी स्क्वायर, और ए रीड बी। ए स्क्वायर रीड बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हम काट देंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस ऊपर नीचे कट गया, यानी ए प्लस बी, यानी ए का मान कितना है 4.359 और बी का मान है 1.641। तो इसको हम जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.0। प्रश्न नंबर
11 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है, यदि सड़क के बीच में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटनाओं से कहीं अधिक है तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, डायरेक्ट हम उत्तर भी बता रहे हैं क्योंकि समय का भी ध्यान देना है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी कार्यक्रम को स्थगित करना एक प्रशासनिक तरीका है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर इसमें इसका हो जाएगा, डायरेक्ट आप करिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बेहतर तैयारी के लिए समय निकालने का, जनता को सबक सिखाने का। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों दिया है। तो किसी कार्यक्रम को स्थगित करना एक प्रशासनिक तरीका है, ऐसा नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं। यदि कोई यस पी नहीं है, एक कथन गलत कथन है, तो इनमें से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? इसमें प्रश्न में स्पष्ट कह दिया है कि कोई एस पी नहीं है, मतलब कोई भी एस पी नहीं है। तो इसमें स्पष्ट बता रहा है कि ऑप्शन नंबर जो यह सभी एस पी है, कुछ एस पी है, कुछ एस पी नहीं है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अब हम प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि आपको लगता है कि प्रश्न बहुत कठिन है और पाठ्यक्रम से बाहर का लगता है तो आप पहले क्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यथासंभव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 15 में चल रहे हैं हम। ये कह रहा है कि इस श्रृंखला में अगली संख्या होगी, तो इसमें जो है लगाएंगे तो आपका 97 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 16, यदि कोई दुकान 30% छूट देती है, फिर 20% और छूट देती है, तो कुल छूट होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44%, यानी 2 बार छूट दे रहा है। पहले हम इसको क्या करेंगे, 100 में 30 घटाएंगे तो 70 आएगा, और फिर 70 में 20 घटाएंगे और उसका प्रतिशत निकालेंगे, फिर दोनों छूट को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 44%। प्रश्न नंबर 17 में चलते हैं। यहाँ कह रहा है यदि शहर P और शहर Q के बीच की दूरी x किलोमीटर है और शहर Q और शहर R के बीच की दूरी y किलोमीटर है, तो शहर P और शहर R के बीच की दूरी है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, x धन y से कम या बराबर। अब हम प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। यदि 24 जुलाई 1979 को मंगलवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मंगलवार है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, 22 जुलाई 1980। अगला प्रश्न है यदि 2 गायों को एक ही खंभे में बांधा जाता है और रस्सियों की लंबाई P और Q है, जहां P और Q से P जो है Q से अधिक है, यानी कह रहा है कि P जो है Q से अधिक है, तो दोनों गायों द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल है P और Q है, जहां P
Q से अधिक है। तो यानी कि जैसे कि ये कह रहा है कि एक रस्सी है, एक हो गया आपका P, तो P छोटा बता रहा है और Q बड़ा बता रहा है। तो ये दोनों एरिया कवर करेंगे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी लंबाई में क्या है Q, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान कर एक Q। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, तो ये निर्णय लेना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। प्रश्न नंबर हम 21 में चलते हैं। कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी समान विशेषता रखते हैं, बेमेल का चयन कीजिए। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा बेलारूस, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 22 में चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 34,687 को 43778 लिखा जाता है, तो 47592 को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 56683। इसको आप लगा सकते हैं, लगाने में टाइम लगेगा इसलिए जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। इसका उत्तर पहले ही हम निर्धारण कर चुके हैं। यदि पुरुष को महिला कहा जाए, महिला को लड़का कहा जाए, लड़का को लड़की कहा जाए, लड़की को पायलट कहा जाए, अब पायलट को बच्चा कहा जाए, तो हवाई जहाज कौन सा उड़ाएगा? हवाई जहाज से पायलट उड़ाता है, तो पायलट क्या कह रहा है? बच्चा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चा। प्रश्न नंबर 24 में चलते हैं। निम्नलिखित सदृशता के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कि पूर्व कथन भविष्य से संबंधित है, तो अपराध बोध किससे संबंधित होगा? अतीत से। किससे होगा? ऑप्शन नंबर सी, अतीत। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में, यदि 30 जनवरी 2023 को सोमवार था, तो 2 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26 में चलते हैं। मनोज 59 विद्यार्थियों की कक्षा में 17वें स्थान पर है, तो अंत में उसका स्थान क्या होगा? ये सब फार्मूला के ट्रिक से लगे हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42। प्रश्न नंबर 27 में चलते हैं। उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है, अभियंता, लेखाकार, पेशेवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभियंता, लेखाकार, पेशेवर। यानी ये पेशेवर तो दोनों हैं, अभियंता और लेखाकार अलग अलग हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडुकेशनल शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो इसका उत्तर होगा नेशनल। अब प्रश्न नंबर 29 में चलते हैं। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार 7 लिखेंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। अब प्रश्न नंबर 30 में चलते हैं। बर्लिन का संबंध जर्मनी से है, उसी तरह जकार्ता का संबंध है, तो जकार्ता इंडोनेशिया से संबंधित है,
ऑप्शन नंबर हम सी लगाएंगे। प्रश्न नंबर 31 में चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संचार वाली बाधा को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उदासीनता। प्रश्न नंबर 32 में चलते हैं। साक्षात्कार क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आमने सामने का वार्तालाप। प्रश्न नंबर 33 में चलते हैं। संचार का तात्पर्य अर्थ के स्थानांतरण एवं समझ से है। तो यह परिभाषा किसने दी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स ने। अब प्रश्न नंबर हम 34 में चलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में प्रशिक्षण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 35। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संचार संप्रेषण से जुड़ा कौशल नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जटिलता। प्रश्न नंबर 36 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अंग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 37 में चलते हैं। समस्या समाधान क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या को पहचान करने, समस्या का कारण समझने और समाधानों का विश्लेषण कर सर्वोत्तम समाधान लागू करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 38 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोशल नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईबे। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघर्ष प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा। प्रश्न नंबर 40 में चलते हैं। किस विद्वान ने कहा है कि संचार में अशाब्दिक तत्वों का महत्व अधिक होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेहराबियन। प्रश्न नंबर 41 में एक पैराग्राफ है जिसको हम तेजी से पढ़ भी देते हैं। प्रश्न कर रहा है कि तनाव शारीरिक रोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर भी उच्च तनाव से संबद्ध है। अतः तनाव प्रबंधन की तकनीकों को जानना बहुत आवश्यक है। विश्रांति की तकनीकी एक महत्वपूर्ण कौशल है जो तनाव के लक्षणों को कम करता है। यह मन को शांति तथा शरीर को आराम देता है। इस तकनीक में गहन श्वसन का उपयोग किया जाता है। योग की ध्यान लगाने की प्रक्रिया में सीखी हुई तकनीकों की एक श्रृंखला है जिसने ध्यान को पुनः केंद्रित कर चेतना की परिवर्तित स्थिति को प्राप्त किया जा सके। जैव प्रतिप्राप्ति वह प्रक्रिया है जिसमें तनाव के शारीरिक पक्षों की वर्तमान शारीरिक क्रियाओं की सूचना की प्रतिप्राप्ति फीडबैक के आधार पर उनकी निगरानी एवं नियंत्रण करने के प्रति जागरूकता विकसित की जाती है। सृजनात्मक मानस
प्रत्यक्षीकरण एक आत्मनिष्ठ अनुभव है जिसमें प्रतिभा तथा कल्पना का उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक द्वारा व्यक्ति के नकारात्मक तथा अविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक एवं विवेकपूर्ण विचारों को प्रतिस्थापित किया जाता है। अब हम प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न यह कह रहा है कि तनाव के शारीरिक पक्षों के प्रति जागरूकता विकसित करना क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव प्रतिप्राप्ति। प्रश्न नंबर 42 में चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि आत्मनिष्ठ अनुभव जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्जनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नंबर 43, एक उपागम जिससे अविवेकी विचारों को विवेकपूर्ण विचारों से प्रतिस्थापित किया जाता है कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक। अब प्रश्न नंबर 44 में चलते हैं। इसमें मन को शांति प्रदान करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान। प्रश्न नंबर 45 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीकी द्वारा ध्यान को पुनः केंद्रित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान। प्रश्न नंबर जो 46 से 50 तक है इसमें भी आपका अवतरण है, इसको भी हम तेजी से पढ़ देते हैं। सभी चुनौतियां, समस्याएं तथा कठिन परिस्थितियां हमें तनाव में डालती हैं। अतः यदि तनाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की जीवित रहने की संभावना में वृद्धि करता है। तनाव ऊर्जा प्रदान करते हैं, मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करते हैं तथा निष्पादन को प्रभावित करते हैं। उच्च तनाव अप्रीतिकर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और हमारे निष्पादन को खराब कर सकता है। इसके विपरीत बहुत कम तनाव के कारण व्यक्ति निम्न स्तर की अभिप्रेरणा का अनुभव कर सकता है, जिसके कारण हम धीमी गति से तथा कम दक्षता पूर्ण निष्पादन कर पाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक तनाव खराब नहीं होता। तनाव का वह विस्तार जो व्यक्ति के लिए लाभप्रद है तथा उच्चतम निष्पादन स्तर की उपलब्धि के लिए व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से एक है, को वर्णित करने के लिए यूस्ट्रेस शब्द का उपयोग किया जाता है। तथापि यूस्ट्रेस के व्यथा में परिवर्तन हो जाने की संभावना रहती है। तनाव की यह बाद वाली अभिव्यक्ति ही हमारे शरीर के जीर्ण शीर्ण होने का कारण होती है। अब उत्तर यहां पे चलते हैं। बहुत उच्च स्तर का तनाव हमें अग्रसर करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न निष्पादन की ओर। प्रश्न नंबर 47 में चलते हैं। तनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें संसाधनों के द्वारा तनाव उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न है 48, यू स्ट्रेस है। तो यू स्ट्रेस है यह हमेशा अच्छा होता है। यू स्ट्रेस क्या होता है? हमेशा अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49 में चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यथा। अब प्रश्न नंबर 50, थोड़ा तनाव बन सकता है। तो इसका उत्तर होगा निम्न अभिप्रेरणा का। अब हम प्रश्न नंबर 51 में सवाल है जिसे लगाने का तो टाइम नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर चलते हैं।
इसका उत्तर होगा जैसे 12 + 6 + 3 अरे 2 × 8। इसमें ये जो कह रहा है कि प्लस का अर्थ है भागे, भागे का अर्थ है ऋण, ऋण का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है धन। इसको हम लिख करके बकायदे बदमाश के नियम से हल करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी होगा 9 सही 1/3 इसका उत्तर होगा। और इसको अब हमको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो लगा देते हैं। ये 12 भागे 6 और 6 भागे 3 और इसका हो जाएगा गुणते 2 धन 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4/3 और प्लस 8, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 28 28 भागे 3। जब इसको हल करेंगे तो 3 9 27, अब कितना 1, तो 9 सही 1/3। ये ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर आया। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेजों, कुर्सियों और फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाती है? तो फर्नीचर में दोनों है, मेज और कुर्सी। तो पहले हम फर्नीचर को बड़ा करेंगे। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर जो 53 है, 53 में यहाँ कह रहा है कि एक्स और वाई 2 भाई हैं। एक्स और वाई 2 भाई हैं, बी ए का भाई है और ए एक्स की माँ है। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? इसको तेजी से हम लगा देते हैं। एक्स और वाई ये दोनों क्या है? भाई है। अब बी जो है ए का भाई है, ठीक, बी जो है ए का भाई है। तो ए एक्स की माँ है, ए जो है एक्स की माँ है। तो बी का वाई से क्या संबंध है? तो ये जो है मामा, क्या आ रहा है? मामा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 54 में चलते हैं। अदालत, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि अदालत न्याय से है, तो विद्यालय किससे है? शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी। अब हम प्रश्न नंबर 55 में चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। या वायुयान और पक्षी, टैंकर, हवाई छतरी। तो इसमें इसका उत्तर होगा पक्षी, क्योंकि बाकी सब निर्जीव हैं और एक जीव है, इसलिए विषम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पक्षी। प्रश्न नंबर 56 में चलते हैं हम। यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित समानता वाला शब्द चुनिए। कमरा फर्श से संबंधित है, तो नदी किससे संबंधित है? तो नदी जो है तल से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 57 में चलते हैं। श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को चुनिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, STU। अब प्रश्न नंबर 58 में चलिए। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी? पहले इसको हम 1 तारीख से निर्धारण करेंगे, पीछे जाएंगे, 7 का भाग देंगे। इस तरह से यह जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा 27। प्रश्न नंबर विलुप्त संख्या याद कीजिए 59 का। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए उल्टा है, लिखे A1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, यानी 2 3 का पलट गया है, 3 2 1 2 का इस पे पलट गया है। ये एक दूसरे का फिर 3 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 3। ऑप्शन नंबर ए आंसर उत्तर हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है विलुप्त संख्या। ये हम चलेंगे अब 60 नंबर का। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसमें ये कह रहा है कि 1 2 3 4, 1 दूना 2, यहाँ पे देखिए बस 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इसका उत्तर कितना होगा 32। तो हम ऑप्शन नंबर इसमें देखो 32 कहाँ है, 32 है आपका डी, तो ये 32 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 61 में चलते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द युग्म छांटिए। तो इसका हो जाएगा गृह नक्षत्र, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह नक्षत्र। ठीक। अब प्रश्न नंबर 62 में चलते हैं। बेमेल विलोमार्थक युग्म चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम का अधिक इसमें दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 63 में चलिए। उन्मीलन शब्द का विलोमार्थक शब्द है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमीलन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 64 में चलते हैं। इष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिष्ट, ऑप्शन नंबर बी, अनिष्ट। प्रश्न नंबर हम 65 में चलते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म छांटिए। तो इसमें हो जाएगा आपका देव, देवता, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव, देवता। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 66। यहाँ कह रहा है प्रश्न में अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। प्रश्न नंबर हम 67 में चलते हैं। आनंद का पर्यायवाची होगा, तो इसका उत्तर होगा उल्लास, ऑप्शन नंबर सी, उल्लास। अगला प्रश्न है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो कपड़ा का पर्यायवाची इसके में उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंडरीक नहीं है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 69 में चलते हैं। अजर का तात्पर्य है, तो अजर का तात्पर्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बूढ़ा न हो। अब प्रश्न नंबर हम 70 में चलते हैं। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने पर क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुवाद। काफी सारे प्रश्न आए हैं इस पर। अब प्रश्न नंबर 71, कौन सा सही शब्द युग्म है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसाद, महल। प्रश्न नंबर 72 में चलते हैं। पक्ष का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। पक्ष का अनेकार्थक शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 73 में चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य छांटिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब से छोटा सा मंदिर। इसमें ये नहीं होगा। तुम मैं और वह चलेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 74 में चलते हैं। गलत शब्द युग्म है, तो इसमें परुष लिखा है, पुरुष होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 75 में चलिए। अंकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या होगा डाब। अब प्रश्न नंबर हम अब चलते हैं 76। चोर शब्द का पर्यायवाची नहीं है,
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छल। अब प्रश्न नंबर 77, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधूरा। प्रश्न नंबर 78 में चलिए, सही विलोमार्थक युग्म चुनिए, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अधम का क्या होगा, सुगम। प्रश्न नंबर 79 में चलिए, उदार शब्द का विलोम होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकीर्ण। ग्रंथ शब्द का पर्यायवाची है, प्रश्न नंबर 80, पोथी, ऑप्शन नंबर ए, पोथी। फिर से अगला प्रश्न है जो कि फिर से आ गया पैराग्राफ पढ़ने के लिए, तेजी से हम पढ़ते हैं इसको। अगर लोक साहित्य की जरूरत हो तो वह विद्यालय के अध्यापक या कॉलेज के प्राध्यापक के पास नहीं मिलेगा, किसी राजकीय कर्मचारी के पास या विलायत या अमेरिका से खेतीबाड़ी का प्रशिक्षण लेकर आने वाले किसान के पास नहीं मिलेगा। लोक साहित्य रहता है चढ़स हाँकने वाले किसान के पास या खेतों से माथा लेकर जाने वाले भयवारी के पास, या तो वह रहता है पनघट जाने वाले पनिहारी के घड़े में, या फिर रहता है किसी ईंधन बटोरने वाले बुढ़िया के पास। तो लोक साहित्य रहता है सोनी या लुहार के पास, या फिर रहता है कुम्हार के चाक में। तो कभी वह तंबूरे की रड़कार में रहता है, तो कभी चूड़ियों की झनकार में रहता है। भाट चारण और पुराने जोगी जति लोक साहित्य के जाता होते हैं। कई बार तो वह रहता है कि माता जी को अर्पित नर नारियों के पास तो काफ़ी कुछ रहता है ग्वालों की जीभ पर। तो लोक साहित्य की शोध करनी हो तो शहर छोड़कर गांव में जाना पड़ेगा, या गांव छोड़कर सिवान में जाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को जैसे ही हम तेज़ी से पढ़ते हैं तो मेमोरी बन जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि ग्वालों के किस अंग का लोक साहित्य निवास करता है, तो इसका उत्तर होगा जीभ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 है कि लोक साहित्य के ज्ञाता होते हैं, लोक साहित्य के ज्ञाता होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी, भाट चारण और पुराने जोगी जति, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 83 है कि लोक साहित्य कहाँ रहता है, तो लोक साहित्य ऑप्शन नंबर ए, चढ़स हाँकने वाले किसान के पास रहता है। अब प्रश्न नंबर 84, लोक साहित्य की जरूरत पड़ने पर कहाँ जाना होता है, तो इसमें स्पष्ट है कि लोक साहित्य यानी कि ये जो है लोक साहित्य की जरूरत पड़ने पर कहाँ जाना होता है, तो इसका उत्तर होगा गांव में। तंबूरा का क्या है, तो इसका उत्तर है लोकवाद्य है, ऑप्शन नंबर ए, तंबूरा क्या है, लोकवाद्य है। फिर से आपका पैराग्राफ आ गया, तो इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे। इसमें लिखा है, सफलता के द्वार के ताने बिना परिश्रम की कुंजी के नहीं खुलते, जीवन की सफलता का रहस्य परिश्रम है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति किसी बाधा से विचलित नहीं होता, वैज्ञानिक आविष्कारों के पीछे केवल परिश्रम है। यहाँ तक कि मधुमक्खी के परिश्रम का उदाहरण देखा जा सकता है, जो फूलों के रस की एक एक बूंद एकत्र कर शहद का छत्ता तैयार करती है। ऊपर की ओर चढ़ती चींटी जो न जाने कितनी बार गिरती है, पुनः श्रम कर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन प्रश्न नंबर जो 86 है, परिश्रम करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर स्पष्ट दिख रहा है, कर्मवीर है। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 87, जीवन में सफलता किस चीज़ से मिलती है, तो इसमें स्पष्ट है परिश्रम से मिलती है, परिश्रम से मिलती है। प्रश्न नंबर 88 है, इस गद्यांश का शीर्षक होगा, इस गद्यांश का शीर्षक होगा, तो इसका उत्तर होगा
परिश्रम सफलता की कुंजी। अगला प्रश्न है इसमें, मधुमक्खी किस तरह शहद तैयार करती है? तो मधुमक्खी ऑप्शन नंबर जो बी है, फूलों के रस की एक एक बूंद एकत्र करके, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 90 है, वैज्ञानिक खोजों के पीछे मूल क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम। अब हम फिर से आगे है जो ये भी पैराग्राफी है। तो प्रश्न नंबर 91 से 95 बता रहा पैराग्राफ, तो इसको भी तेजी से पढ़ लेते हैं जैसे मेमोरी बना रहे। शंकर देव असमिया नाटक तथा रंगमंच के जनक हैं। उन्होंने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व नाटक लिखने तथा मंचन करने की शुरुआत की। उस समय संस्कृत नाटक अपने उतार पर था तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं अर्थात उत्तर भारतीय भाषाओं में नियमित तथा विशिष्ट नाट्य साहित्य का विकास नहीं हुआ था। ऐसे में एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठाया जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में प्रारंभिक दौर में शंकर देव ने अपने स्तर पर नियमित रंगमंच तथा संपूर्ण लंबाई वाले नाटकों का लेखन किस तरह से किया? लंबाई वाले नाटकों का लेखन किस तरह से किया? तो कला के समग्र परिवेश के परिप्रेक्ष्य में भी यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपनी एक रचना में शंकर देव ने अपना परिचय देते हुए लिखा कि उनका संबंध एक गंधर्व कुल से रहा है तथा यह भी उनके पिता कुसुम्बर अपने जमाने के प्रमुख गंधर्व रहे थे। गंधर्व पद का सीधा सा अर्थ है गायक तथा संगीतविद। तो इसको हम तो इसे प्रश्न जो है कि शंकर देव के समय संस्कृत नाटक की स्थिति थी, तो इसका उत्तर होगा उतार पर। अब प्रश्न नंबर हम 92 चलते हैं। असमिया नाटक लेखक की शुरुआत मानी जाती है, तो वहाँ प्रश्न पहले स्टार्ट में यदि 500 वर्ष लिखा है, ये ऑप्शन नंबर जो है डी है। और प्रश्न नंबर 93 है, कुसुम्बर कौन थे? तो इसे यहीं पे दिखाई दे रहा है आपका कुसुम्बर, बगल में ही आपके। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गायक और संगीतकार। ठीक। अब अगला प्रश्न है, शंकर देव का समय है, तो इसका उत्तर है मध्यकाल, ऑप्शन नंबर बी, मध्यकाल। प्रश्न नंबर 95 में देखिए, असमिया रंगमंच के जनक हैं, तो इसका उत्तर स्पष्ट दिख रहा है शंकर देव, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं 96 से 100 तक एक और आपका अपडेट गंदियाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है कि 1857 के विप्लव की जितनी सघन व्यापकता थी, अंग्रेजों ने उसे उतनी ही बर्बरता के साथ कुचल दिया था। उस विप्लव ने दोनों ही पक्षों को सोचने और अपने अपने निष्कर्ष निकालने के लिए विवश भी कर दिया था। तो अंग्रेजों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारतीयों को सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरनाक होगी, अतः उनमें परस्पर फूट डालकर वैमनस्य की भावना भरने की नीति पर चलना होगा। तो भारतीयों ने विप्लव के परिणामों से यह निष्कर्ष प्राप्त किया था कि अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने के लिए शस्त्र ही पर्याप्त नहीं है, शास्त्र भी जरूरी है। तो लिहाजा नई पीढ़ी को भारतीय संस्कारों और राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण करने के लिए अपनी भाषा में मिलाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। अब यहाँ प्रश्न आ गया है, प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि बेदखल का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकारच्युत। अब प्रश्न नंबर अब आ जाता है आपका 97, तो भारतीयों ने विप्लव से क्या सीखा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों से जीतने हेतु शस्त्र के साथ सशस्त्र जरूरी है, शास्त्र जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 98 राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु भारतीयों को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 99 जो है
1857 के विप्लव से अंग्रेजों ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों को एकता और राष्ट्रीयता अंग्रेजों के लिए खतरा है। प्रश्न नंबर 100, अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरनाक थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय भावना। तो इस तरह से ये सेट ए का पूरा प्रश्न हमने हल किया है, हल करके इसको किया है। इसमें जो प्रश्नों को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि समय अभाव के कारण, इसको आप मिला लीजिए, पूर्णतः सारे प्रश्न सही हैं। मिलाने के बाद आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि यह श्रृंखला पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।